वेलकम है आप सभी का IAS Font का यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, UPSI महासंग्राम नोट्स 2021, यह नोट्स आपको सिलेबस पर पूरा है, जो आपको 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 PDF का संग्रह, जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अधिक से जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन है आपके पास, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। पूछा गया है कि जो BR अम्बेडकर है और महात्मा गांधी है, इन दोनों ने मिलकर 1932 में जो हस्ताक्षरित किया था, कौन सा, पूना समझौता, इसमें क्या प्रावधान दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निम्न जो वर्ग है, जितने भी वर्ग के लोग हैं, उनका जो आरक्षण दिया गया है, उसके साथ साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का भी क्या किया था, प्रावधान दिया गया था। तो सर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं, पूना पैक्ट अर्थात पूना समझौता, ठीक है, इसे पूना पैक्ट भी कहा गया है और क्या कहते हैं इसे, पूना समझौता। अब देखो, भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यदावदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932, डेट क्या थी, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड में संशोधित के रूप में अनुमति प्रदान की थी। अगला है कि समझौते के दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया था। क्या हुआ था, जब दलित वर्ग था तो इसके लिए क्या किया था, पृथक जो निर्वाचन मंडल होता है उसे त्याग दिया था। लेकिन दलित वर्ग के लिए जो आरक्षित सीट थी, उसकी संख्या कि जो प्रांतीय विधानमंडल है उसमें 71 से बढ़कर कितनी कर दी, 147 कर दी थी, और जो केंद्रीय विधायक में कुल सीटें कितनी कर दी थी, 18% कर दी थी। तो आपको यह चीज़ याद रखना है कि जो पूना फैक्ट या तो फिर पूना समझौता है, यह भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि जो यरवदा सेंट्रल जेल है उसमें 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अनुमति किसके द्वारा दी थी, तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड में संशोधित के रूप में अनुमति से दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। प्रश्न को देखेंगे हम कि कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत की जो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या की गई थी, प्रदान की गई थी। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। आइए देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम जो कि 1861 में हुआ था, भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, युगांतकारी जो घटना है वह कौन सी है, तो वह कौन सी है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आगे देखेंगे, यह मुख्य रूप से 2 कारणों से विशेष थी। अब देखो, एक कौन सा था, एक तो यह था कि गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उनके विधायी कार्यों में सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया। जो नामजद करके क्या किया, जो विधायी कार्य है उसमें समृद्ध करना। सिंपल सा है कि जो भारतीय जनता है उनको विधायी कार्यों में समृद्ध करना। और दूसरा क्या था, दूसरा यह था कि जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद की जो विधायी शक्तियाँ हैं उसमें विकेंद्रीकरण कर दिया था, जिससे मुंबई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई थी। किस समय, 1861 में।
1861 में किस किस को विधायी शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में मुंबई और मद्रास सरकार को विधायी शक्ति प्रदान की गई थी। यह कौन सी घटना थी? तो यह एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना थी। तीसरा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन है आपके पास 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या फिर 1793 ईस्वी में। क्या कहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आइए देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट का जो उद्देश्य था यह क्या था? यह था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या हो गया? जो भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको क्या करना? उन्हें ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना। यह किसका उद्देश्य था? तो रेगुलेटिंग एक्ट का। आगे देखेंगे, इसके अतिरिक्त कंपनी में संचालन समिति के आमूलचूल परिवर्तन करना, कंपनी में राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों में संचालन के योग्य बनाना। यानी कि जो व्यापारिक ढांचा है उसको क्या करना? राजनीतिक कार्यों में मिला देना। आगे देखेंगे, इसका यह उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया था। जब ब्रिटिश संसद से उन्होंने पास किया, मतलब कि उन्हें मंजूरी कब दी गई थी? 1773 में, यानी सिग्नेचर मिले थे, और 74 में क्या किया था? इसे लागू कर दिया था। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अधिनियम को कब शुरू किया था? तो 1773 में, परंतु लागू कब हुआ था? यह 1774 में। क्या था यह? तो रेगुलेटिंग एक्ट। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि भारत में जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसे ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन है आपके पास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिंट इंडिया एक्ट, या 1786 का एमेंडमेंट एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। अब क्वेश्चन क्या है कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें किस एक्ट के द्वारा समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? यानी कि जो जितनी समितियां हैं उनका जो निर्णय है उसको अस्वीकार करने का अधिकार किस एक्ट में मिला था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ था? इसमें भारत के गवर्नर जनरल को समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। आइए देखते हैं, 1786 1793 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम, पिट ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कार्निवालिस को भारत के गवर्नर जनरल पर तैयार कराना। इस अधिनियम के तहत सेनापति शक्तियों को जो गवर्नर जनरल है इसमें निहित कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, या फिर 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। आइए देखते हैं, महारानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1919 है उसमें, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 जनवरी 1901 में। 1819 में जन्म और 1901 में मृत्यु। 1837 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन को आरूढ़ हुई, यानी कि वहाँ की महारानी बनी। उसके बाद 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की सामग्री घोषित किया। कब? 1877 में। उसके बाद कह रहा है कि अपने उदार विचारकों के कारण वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई। 1877 में उन्हें क्या किया? भारत सामग्री। ऑप्शन में आपको 76 लेके रखा है। 76 में मतलब बोलते हैं ना कि पहले से बता दिया जाता है उस तरीके से, परंतु जब वो उन्हें घोषणा कब की गई उनकी? तो 1877 में। अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई। भारत का शासन प्रबंध 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लेकर
क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लेकर ब्रिटिश राजसत्ता को सौंप दिया गया। अब विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब सौंपा था, तो 1858 में। इसकी जो उद्घोषणा यह महारानी के नाम से की गई, उससे वह भारतीय में जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि उद्घोषणाओं में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे वह उनके निजी तथा उदार विचारों को प्रतिबिंब स्वरूप थे, यानी कि उनके जो विचार थे लोगों के प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति, इसलिए जो घोषणा की गई वो भी उनके नाम से ही की गई। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सामग्री विक्टोरिया 1858 की घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उस समय बहुत सारे आश्वासन दिए थे, परंतु ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी है, शासन है, इन्होंने कौन सा पूरा किया था। ऑप्शन है आपके पास, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। अब देखो, जो इन्होंने आश्वासन दिया था उसमें से जो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो देशी रजवाड़ों है उनकी जो यथास्थिति है वह बनाए रखी जाएगी। आइए देखते हैं। रानी विक्टोरिया के दिनांक 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषित किया गया था, यानी कि यह घोषणा की गई थी कि इसके बाद भारत का जो शासन है वह ब्रिटिश राजा के द्वारा व उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया जाएगा, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल का जो वायसराय है उसकी पदवी दी गई, जिसका अर्थ यह था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है आपके पास, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना। आपको बता दें, जो मिंटो मार्ले था, इसका जो सुधार का जो उद्देश्य था वह क्या था, वह था पृथक का निर्वाचन प्रणाली। पृथक मतलब अलग करना, ठीक है, अलग अलग करना। तो इसका जो उद्देश्य था वह क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। आइए देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना था। पृथक्करण प्रणाली है, इसे यही कहा गया है, क्या करना कहा गया है कि उदारवादियों को क्या करना, दिग्भ्रमित करना, और जो राष्ट्रवादियों है उनमें फूट डालना, तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना था। किसका उद्देश्य था यह, तो यह उद्देश्य था मार्ले मिंटो का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन आपके पास 1905 में, 1909 में, 1911 में, या फिर 1920 में। अब देखो, मार्ले मिंटो जो सुधार बिल, क्या कहा है, सुधार बिल कौन सा, मार्ले मिंटो, यह कब पारित किया गया था, तो आपका सही जवाब है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। आइए देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, या कहा जाए इसे मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। इसमें भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, इस समय भारतीय सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संख्या मिली, ठीक है। कौन कौन थे इसमें, भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो, ठीक है, ये दोनों थे मार्ले जो कि भारत के सचिव, मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो, तो इन दोनों के नाम पे क्या रख दिया, मार्ले मिंटो, इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। कब रखा था, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 9वां है, मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन है आपके पास, क्रिप्स मिशन, मार्ले मिंटो सुधार 1909, आगे आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन है कि मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा चलाया गया था। निर्वाचन मंडल जो कि मुस्लिमों के लिए चलाया गया था, यह किसके द्वारा चलाया गया था, तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1919 में चलाया गया था, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909।
वर्ष 1919 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है, यह लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता प्रदान की गई थी। इम्पोर्टेंट है कि जो भारत में चुनाव प्रणाली को पहली बार मान्यता कब मिली, तो 1909 में। किसके द्वारा? पार्लियामेंट सुधार के द्वारा, जिसे भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है या पार्लियामेंटो। ठीक है, आगे देखेंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की जो पहली बार भारतीय को प्रतिनिधित्व मिला, तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्य की समिति का अधिकार भी प्रदान किए गए। विधान परिषद के सदस्यों को समिति अधिकार कब प्रदान किए गए, तो वह कब किए गए थे? 1909 में। किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम या पार्लियामेंट सुधार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1909 में इंडियन कॉन्सुलेट एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है आपके पास वैध शासक प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या फिर प्रांतीय व्यवस्था। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1909 में जो इंडिया कॉन्सुलेट एक्ट है, इसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात का व्यवस्था, मतलब किसे क्यों शुरू किया गया था? अब देखो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए इंडियन कॉन्सुलेट एक्ट शुरू किया गया था। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम भारत सचिव और वायसराय के नाम पर पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है। आप सभी को आपने देखा। इसका जो निर्माण है यह उदारवादी को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। जो उदारवादियों है उनको संतुष्ट करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। आगे देखेंगे लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किसका पिता कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि उन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल, जैसा कि हमने भी देखा था पृथक अधिनियम प्रणाली, जो निर्वाचन प्रणाली है उसके बारे में यह सिद्धांत प्रारंभ किया था। भारतीय कांग्रेस अधिनियम 1909 ईस्वी में अपने अधिनियम, जो कि इसमें क्या किया था, इन्हें सुधार को स्वागत में, यानी कि सुधार किए थे इन्होंने, यही चीज़ है। लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों की स्थापना का प्रावधान का विरोध किया था। यानी कि जो धर्म के आधार पर जो पृथक निर्वाचन है, इनकी मंडलों की स्थापना के पर क्या किया था उन्होंने? प्रावधान पर विरोध किया था कि यह चीज़ें नहीं होना चाहिए। किसकी? कि धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होना चाहिए। तो आपको इसमें सिर्फ यह याद रखना है कि एक तो यह चीज़ हो गई कि भारत शासन अधिनियम और इसके साथ साथ पार्लियामेंट, ये दोनों एक ही नाम है जो कि 1909 में किए गए थे। ठीक है, अब देखो लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है। जिन्होंने क्या काम, इन्होंने सुधार माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल का सिद्धांत प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन आपके पास राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों की दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या फिर राज्यपालों की वीटो शक्ति। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ देख सकते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।